देखिए राजीव जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसमें मध्य प्रदेश भी जोड़ लीजिए। ग्वालियर में बड़ा प्रदर्शन हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे हैं। ग्वालियर का एक उपनगर है बिरला नगर, उसका जो रेलवे स्टेशन है उसमें तोड़फोड़ हुई है, ट्रेनों में तोड़फोड़ हुई है और बहुत घंटों तक रेल यातायात भी बाधित हुआ है। तो ये आक्रोश सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। ये मैं खासतौर से इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि मैं खुद भिंड जिले से आता हूं। हमारे भिंड मुरैना वो जिले हैं जो देश की सेनाओं में सबसे ज्यादा युवाओं को भर्ती करने की संख्या और आंकड़े में पाए जाते हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां हर साल दो चार शहीद होकर लौटते हैं, शांति काल में भी। और आज जिस वक्त हम और आप चर्चा कर रहे हैं, छिंदवाड़ा एक युवक कश्मीर में कई सैन्य कार्रवाई में शहीद हुआ है और जिसका कल पार्थिव देह आएगी। तो ये जो सेना में भर्ती होने का जज्बा है, ये कम से कम उत्तर भारत में तो बहुत है और दक्षिण में भी ऐसा नहीं है। हमारी सेना में सब जगह के लोग हैं। अब इसके तकनीकी पक्ष पर मैं आता हूं। आपने सामाजिक और राजनीतिक, उसको भी हमें थोड़ा आर पार देखना होगा। सबसे पहली बात, मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस वर्ग का उद्धार करना चाहते हैं, जिसका भला करने उतरते हैं, वो उसके उस वर्ग को भला क्यों नहीं समझ में आता। वे किसानों का भला करने उतरे, किसानों को नहीं मंजूर हुआ उनका उद्धार। व्यापारियों का उद्धार करने निकले, व्यापारियों को मंजूर नहीं हुआ। अब युवाओं की बारी है और सभी तमाम वर्ग आप गिन सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें कोई केमिकल लोचा है, या तो ये पूरा महादेश गलत है और एक ही व्यक्ति सही है। 130 करोड़ लोग गलत हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो करते हैं वही सही है। भले ही उन्हें बाद में अपने कानून, कृषि कानून को वापस लेते समय ये कहना पड़े कि हमारी तपस्या में कमी रह गई। मेरे लिए चिंता का विषय यह है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के बीच जो संवाद है वो टूटा हुआ है। उसकी एक वजह और है, माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार किसी भी बड़े फैसले, नीति निर्धारण के समय संबंधित वर्ग के लोगों से कोई संवाद नहीं करते। कृषि कानून बनाते समय कृषि संगठनों से, किसानों से कोई की गई। मेरी जानकारी के मुताबिक तो उनकी अपनी कैबिनेट में भूतपूर्व अध्यक्ष जनरल वीके सिंह, उन्होंने शायद कल कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था ऐसी कोई योजना आने वाली है। ये इतना गंभीर विषय है। भले ही वे रक्षा मंत्री नहीं है जनरल वीके सिंह, लेकिन जो आदमी थल सेना का प्रमुख रहा हो, क्या माननीय प्रधानमंत्री को या सरकार को, या मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि कैबिनेट में भी कोई चर्चा होती है। शायद कोई एक या दो लोग मिलकर फैसले कर लेते हैं और टीवी पर आकर बता दिया जाता है। यह चिंताजनक बात है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है, सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है। उसके बारे में, उसके रोजगार के बारे में आप कोई निर्णय ले रहे हैं, कोई नीति बना रहे हैं, कोई योजना पेश कर रहे हैं और किसी से बात नहीं कर रहे। राज्यों में युवा आयोग हैं, हमारे मध्य प्रदेश तक में युवा आयोग है, के पास अपनी इतनी सारी एजेंसियां हैं बात करने की। क्या इनकी गुणदोष की बिना परीक्षण किए ये नीति बना ली गई? सेना के वर्तमान पदाधिकारी, सेवानिवृत्त जनरल्स, तीनों सेनाओं के तमाम सारे अधिकारी थे जिनसे संवाद किया जा सकता था। अगर तकनीकी पक्ष पर जाएं तो यह भयानक चिंताजनक बात है कि 17.5 साल से 21.5 या 22 साल की उम्र तक हथियारों के बीच रहने वाला युवा जो वहां से ट्रेनिंग लेकर आएगा, वो जब समाज में वापस लौटेगा, जिसका अभ्यास, जिसकी अभिरुचि हथियारों के साथ हो चुकी होगी, आने वाले कल में मैं बहुत गंभीर चेतावनी देना चाहता हूं, बहुत साफ साफ। ये प्रशांत टंडन जी वरिष्ठ हैं, आप समझ सकते हैं सिंह साहब, ये मिलिशिया बन जाएंगे आने वाले समय के। दुनिया के इतिहास में तमाम सारे मुल्क हैं जहां इस तरह की जनसेनाएं आज उन देशों में गृह युद्ध के कगार पर ले जाने का काम कर रही हैं। तो ये जो हथियारबंद, और ट्रेनिंग कौन सी दी जा रही है? 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वे जब लौट कर आएंगे तो आपको क्या लग रहा है वे इतना बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट हो जाएंगे कि उनको इन्फोसिस अपने यहां नौकरी पर रख लेगा, या न्यूज चैनलों में वे एमसीआर पीसीआर देखने लगेंगे? अर्धसैनिक बलों में उन्हें वरीयता देने की बात कही गई है, मैंने आज खबर देखी है। वरीयता का अर्थ क्या है कि जो अग्निवीर हैं उनको 5 नंबर दे दिए जाएंगे। उसमें भी गारंटी नहीं है कि आप अग्निवीर हैं तो आपको सीआरपीएफ, बीएसएफ में नौकरी मिलेगी ही। ये गंभीर खतरे वाली बात है। एक ऐसी सेना में वे जा रहे हैं कि जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा प्रोफेशनली काबिल माने जाने वाली सेना है। उसमें ये इनकी कुल नौकरी की जो अवधि है, एक बात और राजीव जी, सेना में 3-3 महीने की, 90 दिन की, 1 साल में छुट्टी मिलनी है। ये 3.5-4 साल की नौकरी में 270 दिन तो छुट्टी पर चले जाएंगे घर पर।
और क्या ये इतने दक्ष हो जाएंगे कि इन्हें हमारे एलओसी पर, सीमाओं पर तैनात किया जा सकेगा? और बात, हमारी एक मित्र हैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य, उनका इंटरव्यू देख रहा था मैं। उन्होंने कहा है कि भारत की सेना में सबसे पहला अवसर होगा जबकि सैनिकों के बीच भेदभाव होने लगेगा। जो रेगुलर काम करने वाले जवान हैं वे इन्हें हे दृष्टि से देखेंगे कि ये तो अग्निवीर है, 3 साल बाद जाने वाले हैं, हो सकता है उनकी बैरकें अलग बना दी जाए, हो सकता है उनको अग्रिम मोर्चों पर तैनाती ना मिले, तो वे क्या काम करेंगे? और अंत में लौटकर जब वे आएंगे तो ये बेरोजगारों की फौज प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में डंडा लेकर सिक्योरिटी गार्ड बन जाएगी। हिंदुस्तान में की सबसे बड़ी 5वें 6वें नंबर की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, एसआईएस जैसी एजेंसी जो एम्स तक में अपने गार्ड मुहैया कराती है, बड़े बड़े सरकारी संस्थानों में। तो ये जो 3.5-4 फौजी होने का गुरूर लेकर गांव लौटेंगे और थोड़े दिन बाद किसी ग्रामीण विकास बैंक के दरवाजे पर स्टूल पर बैठे होंगे लठ लेकर। और सबसे अंतिम सामाजिक खतरा, ये जो लोग लौटेंगे, पहली प्रक्रिया तो मुझे खतरा जो ज्यादा दिखाई दे रहा है कि सरकार और उसका समर्थक संगठन अपने लोगों को सशस्त्र बल में, इस सेना में भर्ती कराकर, प्रशिक्षण दिलाकर, लौटकर अपने हित में अपने तरीके से मिलिशिया बनाकर उपयोग कर सकते हैं। तीसरी और अंतिम बात, शॉर्ट सर्विस कमीशन था ना हमारे यहां, 5+5+4, 5 साल 5 साल 4 साल, यानी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो 5 साल 5 साल 10 साल का तो था ही शॉर्ट सर्विस कमीशन, अगर वो चाहे तो अगले 4 साल और 14 साल नौकरी कर सकता था, वो प्रमोट होकर ब्रिगेडियर तक बन सकता था, वो चाहता तो स्थायी कमीशन ले सकता था। ये 3.5 और 4 साल की नौकरी करने वाले लोग लौटकर समाज में कितने अभिशप्त हो जाएंगे। उनके न विवाह होने की उम्र होगी जब वे लौटकर आएंगे, जब विवाह की उम्र में होंगे तब वे बेरोजगार कहलाएंगे, उन्हें कोई फौजी समझकर नहीं ब्याहेगा। सबको पता होगा कि 22 साल के हो गए, अब ये सेना से बाहर कर दिए गए। तो ये बड़े खतरे हैं और मैं समझता हूं ये जो युवाओं का आक्रोश है ये हमारे समाज को बहुत बुरी तरह आगे चलकर विचलित करने वाला है। राजीव जी, सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को चेतना चाहिए और जल्दी अपने निर्धारित, अपने परम प्रिय समय रात्रि 8 बजे टेलीविजन पर आकर कह दें कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, इसलिए हम ये अग्निपथ और अग्निवीर योजना वापस लेते हैं। मैं उनसे एक भारत के आम नागरिक होने के नाते, और मेरे परिचय में जो आपने बता दिया कि मैं फौज की ट्रेनिंग भी मैंने की हुई है, मैं आधा फौजी हूं, मैंने सिविल वॉर की भी रिपोर्टिंग की है कोसोवो में, तो मैं उस नाते भी उनसे कहना चाहता हूं कि भाई देश में अमन चैन से जीने दीजिए इस देश को, इन युवाओं को सच्चा रोजगार दीजिए, ये 3.5 साल का एक झुंझुना मत पकड़ाइए। जी राजीव जी, बहुत सही बात है, बहुत सारी बातें यहाँ आप रख रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं वर्षा